कहानी की शुरुआत एक चेकपोस्ट से होती है, जहां एक ट्रक ड्राइवर को रोका जाता है। ड्राइवर को पता चलता है कि पास के एक बायोटेक प्लांट में कुछ गैस लीक हुई है। वह ड्राइवर झुंझलाकर वहां से निकलता है और रास्ते में अचानक उसकी टक्कर एक हिरण से हो जाती है। हिरण लहूलुहान होकर मर जाता है। ड्राइवर उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही कैमरा वापस उस मरे हुए हिरण पर जाता है, हम देखते हैं कि वह मरा हुआ जानवर अजीब तरीके से वापस खड़ा हो रहा है। उसकी आंखें सफेद पड़ चुकी हैं और उसके शरीर की हड्डियां टूटकर मुड़ रही हैं। यह इस बात का सबूत था कि दुनिया अब बदलने वाली है। अब हम मिलते हैं सोक्वो सियोक्वो से। वह एक फंड मैनेजर है और सियोल शहर में रहता है। वह अपनी काम की दुनिया में इतना खोया हुआ है कि उसे अपनी छोटी बेटी सुआन के लिए समय ही नहीं मिलता। सुआन का जन्मदिन है और वह अपने पिता से सिर्फ एक ही तोहफा मांगती है, उसे बुसान में अपनी माँ से मिलने जाना है। सोकू शुरू में मना करता है, लेकिन फिर मान जाता है। सुबह तड़के वे दोनों सियोल स्टेशन पहुंचते हैं और बुसान जाने वाली KTX ट्रेन पकड़ते हैं। जब ट्रेन स्टेशन छोड़ने वाली होती है, तभी एक बुरी तरह घायल लड़की खिड़की से छलांग लगाकर ट्रेन के आखिरी डिब्बे में चढ़ जाती है। वह लड़की कांप रही थी और उसकी टांग पर किसी के काटने के गहरे निशान थे। ट्रेन चल पड़ती है, लेकिन किसी को नहीं पता कि ट्रेन के अंदर एक टाइम बम टिक टिक कर रहा है। वह घायल लड़की अचानक तड़पने लगती है। जब ट्रेन की एक अटेंडेंट उसकी मदद करने के लिए झुकती है, तो वह लड़की अचानक एक दरिंदे ज़ॉम्बी में बदल जाती है और उस अटेंडेंट की गर्दन चबा लेती है। यह वायरस बिजली से भी तेज फैलता है। जो अटेंडेंट मरी थी, वह कुछ ही सेकंड में खुद एक ज़ॉम्बी बनकर उठ खड़ी होती है। अब ट्रेन के अंदर चीख पुकार मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे की ओर भागते हैं। सोक्वो अपनी बेटी सुआन का हाथ पकड़कर भीड़ के बीच से निकलता है। यही हमारी मुलाकात सांघा से होती है, जो एक बहुत ही हट्टा-कट्टा और बहादुर इंसान है। उसकी पत्नी गर्भवती है और वह उसे बचाने के लिए नंगे हाथों से ज़ॉम्बीज से लड़ता है। सोकू डर के मारे दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है, जिससे सांघावा और उसकी पत्नी लगभग बाहर छूट जाते हैं। लेकिन अंत में वे अंदर आ जाते हैं। यहाँ हमें इंसानी स्वभाव के दो रूप दिखते हैं, सोकवू का स्वार्थ और सांघावा की निस्वार्थ बहादुरी। इसी बीच सोकवू के फोन की घंटी बजती है। यह उसकी माँ का फोन था। सोकवू फोन उठाता है, लेकिन दूसरी तरफ से माँ की आवाज बहुत अजीब आ रही थी। वह कांपते हुए और सिसकते हुए अपने बेटे से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अचानक वह अजीब आवाजें निकालने लगती है। सोकवू को समझ आ जाता है कि उसकी माँ भी इस वायरस का शिकार हो चुकी है और अब वह एक ज़ॉम्बी बन गई है। सोकवू का दिल दहल जाता है। वह तुरंत ट्रेन में लगे टीवी न्यूज़ की तरफ देखता है। न्यूज़ में दिखाया जा रहा था कि सियोल समेत पूरे देश में दंगे भड़क गए हैं, लोग एक दूसरे को काट रहे हैं और सेना भी हार मान चुकी है। हर तरफ धुआं और खून का मंजर था। सोकू को अब एहसास होता है कि वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। ट्रेन का ड्राइवर घोषणा करता है कि ट्रेन डेजॉन स्टेशन पर रुकेगी क्योंकि वहां सेना आर्मी ने सब कुछ संभाल लिया है। यात्रियों के मन में एक उम्मीद जागती है। सोकवू अपने एक प्रभावशाली दोस्त को फोन करता है और खुद के लिए एक अलग सुरक्षित रास्ता ढूंढ लेता है ताकि उसे क्वारंटाइन न होना पड़े। लेकिन जब सब लोग स्टेशन के मेन हॉल में पहुंचते हैं, तो सन्नाटा छाया हुआ होता है। अचानक कांच के दरवाजों के पीछे से सेना के जवान निकलते हैं, लेकिन वे इंसान नहीं, बल्कि ज़ॉम्बीज बन चुके थे। हजारों ज़ॉम्बीज का झुंड यात्रियों पर टूट पड़ता है। पूरा स्टेशन एक बूचड़खाना बन जाता है। सांघावा अपनी ढाल और लाठी से ज़ॉम्बीज को रोकता है ताकि बाकी लोग ट्रेन की तरफ भाग सकें। इस अफरातफरी में सोकवू, सांघावा और एक बेसबॉल खिलाड़ी योंगगुक एक तरफ रह जाते हैं, जबकि सुआन और सांघावा की पत्नी ट्रेन के एक सुरक्षित डिब्बे में फंस जाती है। ट्रेन वापस चल देती है और अब इन तीनों मर्दों को 3 ज़ॉम्बीज से भरे डिब्बों को पार करके अपने परिवार तक पहुंचना है। अब फिल्म का सबसे रोमांचक हिस्सा शुरू होता है। इन तीनों को पता चलता है कि ज़ॉम्बीज दिमाग से पैदल हैं। वे अंधेरे में देख नहीं सकते और सिर्फ आवाज सुनकर हमला करते हैं। जब ट्रेन किसी लंबी सुरंग टनल से गुजरती है और अंधेरा छा जाता है,
तो सोक्वू और सांघावा बहुत ही चालाकी से ज़ॉम्बीज़ के बीच से निकलते हैं। वे मोबाइल फोन की रिंगटोन का इस्तेमाल करके ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाते हैं। वे बड़ी मुश्किल से डिब्बे दर डिब्बे पार करते हुए अपनी फैमिली तक पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ उनका सामना इंसानी ज़ॉम्बी से होता है। योनसुक नाम का एक अमीर और मतलबी आदमी बाकी यात्रियों को भड़का देता है कि सोक्वू और उसके साथी संक्रमित हो सकते हैं। वे लोग सुरक्षित डिब्बे का दरवाजा अंदर से लॉक कर देते हैं। इस कशमकश में बहादुर सांघावा खुद को कुर्बान कर देता है। वह अकेले हजारों ज़ॉम्बीज़ को अपने शरीर से रोकता है ताकि सोक्वू और उसकी गर्भवती पत्नी बच सकें। सोक्वू अपनी आंखों के सामने एक दोस्त को मरते हुए देखता है और उसका दिल नफरत से भर जाता है। ट्रेन बुसान की ओर बढ़ रही है, लेकिन रास्ते में एक रेल दुर्घटना की वजह से रास्ता ब्लॉक हो जाता है। सोक्वू, सुआन और सांघावा की पत्नी को एक नया इंजन ढूंढना पड़ता है। इस भागदौड़ में वह मतलबी आदमी योनसुक भी एक ज़ॉम्बी बन चुका होता है। वह सोक्वू पर हमला करता है। सोक्वू उससे लड़कर उसे ट्रेन से नीचे गिरा देता है, लेकिन इस लड़ाई में योनसुक सोक्वू के हाथ पर काट लेता है। सोक्वू को पता चल जाता है कि उसके पास अब कुछ ही मिनट बचे हैं। वह अपनी रोती हुई बेटी सुआन को आखिरी बार गले लगाता है। वह उसे सांघावा की पत्नी के हवाले करता है और उसे सिखाता है कि ब्रेक कैसे दबाना है। सोक्वू अपनी बेटी के बचपन की मीठी यादों को याद करते हुए मुस्कुराते हुए ट्रेन के इंजन से नीचे कूद जाता है ताकि उसकी बेटी को कोई खतरा न हो। यह इस पूरी फिल्म का सबसे भावुक सीन है, जहां एक स्वार्थी पिता अपनी बेटी के लिए अपनी जान दे देता है। अंत में सुआन और सांघावा की पत्नी बुसान की एक सुरक्षित सुरंग तक पहुंचती है। सुरंग के बाहर सेना तैनात थी और उन्हें आदेश मिला था कि अगर कोई संदिग्ध दिखे तो उसे गोली मार दी जाए। जैसे ही वे दोनों सुरंग से बाहर आती हैं, एक सैनिक अपनी बंदूक तान देता है। लेकिन तभी सुआन वह गाना गाना शुरू करती है जो उसने अपने पिता के लिए याद किया था। उसकी मासूम आवाज गूंजती है और सैनिक समझ जाते हैं कि ये जिंदा इंसान है। सेना उन्हें सुरक्षित बचा लेती है